नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। अ, ये मैं इस समय अभी अपने स्टूडियो लखनऊ में नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड में हूँ और ये मैं देहरादून से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ कल शायद 4-5 साल में बहुत सालों बाद एक बार ऐसा अवसर आया कि कल मैं ओवरव्यू नहीं कर पाया था। अ, आज जब सुबह हो रहा था कि विषय का चुनाव और शाम को हुआ कि किस विषय पे, मुझे लगता है कि इस समय जो सबसे बड़ा विषय है जिस तरह से दोनों सदनों के सभापति जो हैं चाहे वो लोकसभा के स्पीकर साहब ओम बिरला साहब हों और धनखड़ साहब अगर राज्यसभा में हो, बात तो उसी पे होगी। बात इसलिए होगी क्योंकि जब जब ये कहा जाता है ना कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, तो उस मंदिर के जो पुजारी, तो हेड पुजारी या जो मुख्य पुजारी या जिनके सुपरविजन में सारा ये कुछ संसदीय कार्य होता है, वो तो हमारे ये 2 लोग हैं। दोनों लोगों का मुझे थोड़ा ताज्जुब भी ये होता है कि ये लोग सीज़न्ड पॉलिटिशियंस हैं, कोई बच्चे नहीं हैं। दोनों लोग राजस्थान से आते हैं, तो राजस्थान के लोगों को तो जितना मैं जानता था वो अ, मतलब मेज़बानी करने में और अ, एक जनरल खातिरदारी करने में, भाषा पे उनका बहुत सुंदर और मीठी भाषा हुआ करती है, पधारो हमारे देश। उसके उलट जो ओम बिड़ला जी हैं, ये क्यों ये तुम बैठो, बैठो, बैठो करो, ये इस तरह की जो भाषा बोलते हैं, वो भाषा हमारे वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा बोली जाती है और वेस्टर्न यूपी की मतलब मुझे वो प्रभाव नहीं लगता है। ओम बिड़ला जी इस तरह की भाषा और इस तरह का वो क्यों करते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता है। कई बार ये भी होता है कि लोग पोज़ीशन ऑफ अथॉरिटी में होते हैं, उनको ये लगता है कि आप मेरा कर क्या लेंगे, अगर मैं इस तरह की बात करूँ। अ, थोड़ा हाथी दाँत तो और असली खाने वाले दाँत आज धनखड़ साहब के भी साफ हो गए। अगर आपको याद हो तो पिछली जब मतलब 2024 के इलेक्शन से पहले जब राज्यसभा में वो मिलते थे, राज्यसभा तो 17वीं 18वीं नहीं होती, वो कंटीन्यूअस होती है। तो उस समय धनखड़ साहब बार-बार ये कहते थे खड़गे जी से कि बस आप 2 लोग हैं, एक लीडर ऑफ हाउस और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा, जिसके लिए मैं कभी भी आप कुछ भी बात कहें और मेरा वो दरवाज़ा खुला है और क्या-क्या बोलते थे। आज मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी भी तरह से उन्होंने जो धन च खड़गे साहब के साथ किया, वो श संसदीय मर्यादाओं को तो छोड़ दीजिए, वो कॉमन शालीनता और जो एक भद्र आचरण की उम्मीद होती है किसी भी भद्र व्यक्ति से, उसको वो लांघ गया था। मुझे लगता है कि धनखड़ साहब उस वीडियो को फिर चला के देखें और उन्होंने मेरे ख्याल में एक कुछ पाप जैसा काम किया है क्योंकि अ, खड़गे उन लोगों में से नहीं है जो अपनी भाषा की मर्यादा भूल जाएँ। खड़गे उन लोगों में से नहीं है जो केवल अ, गिमिक के लिए उस तरह का कुछ प्रयोग करें। वो अपनी उम्र, अपनी स्टेटस, अपनी सारी चीज़ों और वो दूसरा ये भी है कि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जिसका हालाँकि संसद के अंदर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो एक एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। 50 साल, 60 साल का संसदीय एक्सपीरियंस है। अ, एक 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 लड़ते हुए उस वर्ग से आए हैं। हैदराबाद में जिस व्यक्ति के परिवार के लोगों को जिंदा जलाया गया हो, वो आज यहाँ तक पहुँचा है, उसको जिस तरह की भाषा का प्रयोग आज धनखड़ साहब उनके लिए कर रहे थे, वो देख के दुःख हुआ। दूसरी तरफ ओम बिड़ला जी तो मालूम नहीं क्या हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये किसी के प्रॉम्प्ट पे ये हो रहा है। ओम बिड़ला हालाँकि ओम बिड़ला जी कोई भलमनचाहत की बहुत उम्मीद नहीं थी या उनका 17वीं लोकसभा में आचरण बहुत ऐसा रहा हो कि अरे वाह! क्या बात थी, वो तो इतनी बात करते थे तो लोगों से इतना उस समय भी वो लोगों से उसी तरह की बात करते थे। कल एक इंसिडेंट हुआ था जो दीपेंद्र हुड्डा के साथ उन्होंने किया और उस दीपेंद्र हुड्डा वाले इंसिडेंट से वो ये भूल गए कि भाई अ, संसद में सीनियॉरिटी के साथ-साथ कौन कितने वोट से जीत के आ रहा है, इसका भी एक मायने होता है। रकीबुल हुसैन अगर 10 लाख से ऊपर वोट से जीत के आए हैं असम में, तो आप मानिए चाहे ना मानिए, उनके सामने बहुत से जो ये 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 वोट से जीतने वाले लोग हैं, वो उनके सामने बौने हो जाते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आप डबल इंजन सरकार की स्टेट से जीत के आ रहे हैं। कोई अ
मतलब रकीबुल हसन सारे ऑड्स के अगेंस्ट, अगर 10 लाख वोट से असम में जीत के आ रहा है नई कंस्टिट्यूंसी से, उस असम में अगर गौरव गोगोई जीत के आ रहे हैं, जिनको चैलेंज दिया था हिमंता बिस्वा शर्मा में कि अगर दम हो तो जोरहट में आओ, वो जाता है, कंस्टिट्यूंसी बदलता है और डंके की चोट पे एक कंफर्टेबल मेजोरिटी से जीत के आता है। तो इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एक जगह किरण रिजिजू जी ने कुछ टोका टाकी की कोशिश की थी, पप्पू यादव से उन्होंने जो मतलब उनको एक टिक करने की कोशिश की थी, और पप्पू यादव ने जिस तरह का जवाब दिया था वो सारे लोगों को याद होगा, नहीं तो उसको गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। पप्पू यादव जब आए तो सारे लोग, इस बार एक नई परंपरा हो गई है कि सब लोग जब ओथ ले रहे हैं उसके बाद कुछ जय संविधान, कोई जय श्री राम, तो कोई जय बिहार, कोई जय उत्तर प्रदेश, कोई जय झारखंड, कोई जय महाराष्ट्र, कोई जय भीम, कोई जय, इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। ठीक है, उस जगह पे पप्पू यादव ने कुछ जय बिहार की बात कही और उन्होंने बिहार के डेवलपमेंट की बात कही। उस पर किरण रिजिजू ने जब उनको टोका तो जो पप्पू यादव ने जिस तरह का जवाब दिया वो मेरे ख्याल में बिफिटिंग रिप्लाई था कि 6 बार का सांसद हूं, अपने दम पे जीत के आया हूं। और फिर उन्होंने इशारा, उंगली से इशारा करके कहा कि तुम्हारी तरह, आपकी तरह किसी की कृपा पे यहाँ पे बन के नहीं आया। और उनका इशारा उन सारे लोगों की तरफ था जो इस समय भाजपा में मोदी जी की कृपा से सांसद बने हुए। तो जिस जिस मूल बात पे मैं फिर आ जाऊं, संसद में आज ये बात बार बार हो रही थी, किरण रिजिजू साहब का एक स्टेटमेंट आया है कि संसद में नीट की परीक्षा अगर इस तरह की बातें होंगी तो संसद की मर्यादा के लायक अनुकूल नहीं है। ये एक बहुत बेसिक प्रश्न है कि संसद है किस लिए। संसद क्या, कौन पहले बोलेगा, कौन बाद में बोलेगा, खाना क्या बनेगा, कितने दिन की छुट्टी होगी, बहुत डेकोरम से चलाते हैं, 11 बजे मिलेंगे, इसके लिए है, या संसद इस देश की जो जो सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, उन पे चर्चा करने के लिए। ये बात मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, आज अभी मैंने जब लाइव किया था तब भी कहा था कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग इंडिया गठबंधन के किसी नेता को ऑफ गार्ड पकड़ पाएंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने सिर्फ मांग ये की थी कि नीट की परीक्षा पे चर्चा हो जाए। चर्चा नहीं हो तो मैं मतलब राष्ट्रीय के अभिभाषण में पुरानी परंपरा है। अभी आप देखिएगा ना, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब मोदी जी बोलेंगे तो मोदी जी कहां कहां की बातें बोलेंगे, ये हम सब लोग देखेंगे, जिसका कोई उस अभिभाषण से मतलब नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी का सिर्फ कहना यह था कि आग्रह यह है कि विपक्ष और सरकार दोनों लोग इस पर चर्चा करें, जिससे एक मैसेज उन तमाम लाखों बच्चे और करोड़ों परिवार तक ये पहुंच जाए कि भाई वी आर कंसर्न अबाउट इट, सरकार इसके बारे में समझ रही है, सेंसिटिव है, और वो कोई ना कोई इसका हल निकालने की कोशिश करेगी। उसमें कहीं राहुल गांधी ये नहीं कह रहे थे कि इसमें आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिए, सरकार में इस्तीफा दीजिए, एचआरडी मंत्री इस्तीफा दें। हालांकि एचआरडी मंत्री ने बिल्कुल ऐसा काम किया जिसपे इस्तीफा देना चाहिए। एक आदमी सदन में आके जब ये कहता है, जब सरकार फॉर्म हो जाती है कि नीट में कोई लीकेज नहीं हुई थी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, और 2 दिन बाद अगर कहता है तो इसका मतलब आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में पता ही नहीं है। और अगर मंत्री जी को अपने डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता है तो मेरे ख्याल में मंत्री जी को उस पद पे नहीं रहना ठीक नहीं है। कोई इस्तीफे की मांग नहीं हो रही थी, मांग केवल ये हो रही थी कि एक सिंबॉलिक मैसेजिंग फॉर द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दिस कि साहब ये है, हम आपके साथ हैं। अगर इसकी भी छूट आप नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बात ये मन में आती कि कुछ तो कनेक्शन है। क्योंकि जब भी कोई जांच होती है तो वो सारी जांच घूमते घामते ज्यादातर केस में गुजरात पहुंचती है, और अगर गुजरात नहीं भी पहुंची तो बहुत से बीजेपी शासित प्रदेशों में जो घोटाले हुए हैं उनसे इसके तार जुड़ते हैं। वो चाहे एनटीए के चेयरमैन जोशी साहब हो, जिनके पीछे ये कहा जाता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या क्या गुल खिलाए,
मध्य प्रदेश में जब वो सारे भर्ती घोटाले उनके पीछे हो गए तो फिर वो छत्तीसगढ़ भेज दिए गए और अब वो देश की सबसे बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन के रूप में उनको बिठाया गया है। आप क्यों नहीं जांच होने देना चाह रहे हैं? क्यों नहीं आप एक संसद में चर्चा होने दे चाह रहे हैं? देश में मेरे ख्याल में आज अगर महंगाई और बेरोजगारी के बाद, मैं इसलिए कह रहा हूं कि महंगाई और बेरोजगारी की एक दिन की चर्चा से खत्म नहीं होगा, लेकिन नीट पे अगर 1-2 घंटे की भी बात हो जाती है तो एक संदेश चला जाएगा और एक रिजॉल्व हो जाएगा कि इस पे, क्योंकि ये सारे लोग अफेक्टेड है इससे। तो उससे अगर सरकार भाग रही है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार इस पे कोई सीरियस नहीं है और कोई कोई ठोस कदम नहीं होगा जिससे कोई फाइनल वर्डिक्ट निकल आए कि भाई अब नीट की परीक्षा अगली बार से लीक प्रूफ होगी। मैं दूसरी बात इसलिए इसको इसको स्पष्ट कर दूं कि मोदी जी का एक और रवैया है। मोदी जी खुद सदन में अब नहीं आएंगे और मोदी जी ये सारे काम अपने उन लोगों से करवाने की कोशिश करेंगे जो जो भाषा के रूप में जिनके पास मर्यादा नहीं है, जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में बैठ जाते हैं तो उनको कुछ बोला नहीं जा सकता है, उनके लिए ज्यादा कन्वीनियंट लोग स्पीकर लोकसभा और सभापति महोदय राज्यसभा के होंगे, क्योंकि वो एक उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन उनको एक हक देता है उस कुर्सी पे बैठ के। जैसे उनका है ना कि मैं जब खड़ा हो जाऊं तो सब लोग बैठ जाओ और फिर समझाऊंगा नहीं। अब मतलब जैसे अजय कुमार टेनी की आपको याद हो, उसने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने कहा था कि मेरा पास्ट रिकॉर्ड जरा देख लेना, मैं मंत्री बनने से पहले मैं क्या था। तो मंत्री बनने से पहले वो ये बता रहे थे कि उनके ऊपर कितने बड़े गुंडे थे और उनके ऊपर क्या क्या दफाएं लगी थी। तो अगर धनखड़ साहब ये धमकी दे रहे हैं कि मैं 5 साल में, अब इस साल मैं कुछ नहीं बताऊंगा, भाई क्या करेंगे आप? मेरा कहना सिर्फ ये है कि कहीं से भी इसके आसार ठीक नहीं है। अब दूसरी बात ये लगती है कि मोदी जी जो एक चीज चाह रहे हैं, वो बार बार एक चीज को रेखांकित करना चाह रहे हैं कि ये उनकी कंटिन्यूटी है। उनको ये लग रहा है कि एक संदेश ये देना चाह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया है, मोदी की गारंटी ने काम किया है और मोदी की गारंटी काम की है तो वो वही मंत्री हैं, वही स्पीकर हैं, वही तरह का एटीट्यूड है। उसका एक एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मोदी जी ने अभी तक पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं की है, मोदी जी अभी तक बीजेपी के संसदीय दल के नेता निर्वाचित नहीं हुए हैं। ये लीगली कहाँ पे फिट होता है, कहाँ नहीं होता है, वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि वो बीजेपी के संसदीय दल की बैठक बुला ले। डर उनको ये लगता है कि अगर उसमें एक आदमी ने भी खड़े होकर कह दिया कि मोदी जी आपकी वजह से ये हार गए, या अगर आपको याद हो 19 अप्रैल को जब नागपुर में वोट पड़ गया था तो मोदी जी 10 साल में पहली बार रात्रि विश्राम करने नागपुर पहुंचे थे, वर्धा से इलेक्शन मीटिंग करके नागपुर पहुंच गए थे। और जब उन्होंने गडकरी, जैसा कहा जाता है, जब उन्होंने गडकरी साहब को और आरएसएस प्रमुख से मिलने की पेशकश की थी तो दोनों में से कोई नहीं मिला। गडकरी जी के लिए तो ये भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था मेरा चुनाव आज हो गया तो अब मैं मिलकर आपसे क्या करूंगा। तो इस तरह के तमाम किस्से थे जहां पे मोदी जी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे उस संसदीय दल में। मोदी जी को ये लगता है कि अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग कर लो, इसीलिए उन्होंने जिस जिस अगर आपको याद हो, जिस भागम भाग में नायडू को बुला लेना 2-4 घंटे के अंदर, नीतीश जी को बुला लेना और सबसे जल्दी जल्दी लेटर ले लेना। एक चीज ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार जनता दल यू की पार्लियामेंट्री जो पार्टी है उसके लीडर नहीं है। ये एमपी चुन के आते हैं, जो एमपी हैं ये उनका प्रोरोगेटिव है अपने नेता को चुनने का। अगर एनडीए के जो एमपी हैं वो ये चुनेंगे कि मेरे यहाँ मैं इनको नेता चुनता हूं, उससे उस पार्लियामेंट्री पार्टी की, जेडीयू की हो या टीडीपी की, बैठक से पहले अगर तेलुगु देशम और नीतीश जी अपना लेटर ऑफ वो इनको दे रहे हैं और जिसको लेके भागे भागे राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं, ऐसा पास्ट में कभी नहीं हुआ है। राष्ट्रपति को पेश कर दे रहे हैं, देखिए देखिए लेटर मिला, और राष्ट्रपति इनको खुद आके कह रहे हैं कि अब मैं पीएम डेजिग्नेट हो गया। हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने इस तरह की कोई चीज नहीं देखी थी। मोदी जी वॉज नॉट श्योर ऑफ हिमसेल्फ। मोदी जी को बिल्कुल पता था कि अगर वो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाते हैं तो प्रश्न खड़े हो जाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे जनता दल आए, चाहे टीडीपी आए, देश बड़ा है, ये पार्टीज आती रहेंगी जाती रहेंगी। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर 3 बार नहीं 300 बार भी बन जाए, लेकिन इस देश के वो जो बच्चे हैं जिनके भविष्य आज दांव पे लगा हुआ है, उनके साथ अगर आप नाइंसाफी कर रहे हैं तो मोदी जी ये आपको जिस तरह से आपने
मंगलसूत्र और भैंस खुलवाने का काम किया था, उसी तरह से ये जो कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन एक अखिलेश यादव ने किया था, उस समय सारे लोग अखिलेश यादव की हंसी उड़ा रहे थे। अखिलेश यादव का कहना था कि आपने कांस्टेबल भर्ती घोटाला में जो जो पेपर लीक कराया और पेपर पोस्टपोन किया, 55 लाख अभ्यर्थी थे। उन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति के पीछे 3 लोग लगाए थे कि अगर एक कोई व्यक्ति है तो उसके माँ बाप थे या वो 3 लोग अफेक्टेड पार्टी थे, वो खुद और 3 लोग। अखिलेश यादव एक गणित कर रहे थे, 1 करोड़ 80 लाख लोग डायरेक्टली प्रभावित उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उसको वो फिर तुरंत ले आ रहे थे 80 सीट से, और वो कह रहे थे हर जगह 2 सवा 2 लाख लोग ऐसे हैं जो आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, वोट हो सकता है उसमें से 60% दिए हो। तो ये उस समय गणित सबको लग रहा था, कह रहे ये कहाँ की बात है, लेकिन इट हैज वर्क। तो उसी तरह से मोदी जी तो सारी परीक्षाओं को आप केवल पेपर लीक और उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ये आपके तो आपका सबसे मनभावन काम है, आपको जो सबसे अच्छा लगता है चुनाव लड़ना, हरदम आप चाहते हैं चुनावी होता रहे, चुनावी का भाषण देंगे, चुनावी मंच पे रहेंगे। मोदी जी ये आपके लिए आत्मघाती कदम हो रहा है, जो आप नीट पे कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। लोकसभा में अगर आप निर्णय ले लेते तो आपके ऊपर थोड़ा वो कम हो जाता, ये माना जाता है कि भाई ये टोटलिटी में एक सरकार काम करना चाह रही है, ठीक है, हो गया। अब केवल और केवल जो नीट के खराब ढंग से होने का जो ठीकरा है, वो आपके सिर पे फूटने वाला है। जितनी जल्दी इस पे आप चर्चा करा लेंगे, बात कर लेंगे, वो आपके हित में है, आपकी पार्टी के हित में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल से मैं रेगुलर अपने लखनऊ स्टूडियो से बातचीत करूंगा। थैंक यू सो मच और बहुत धन्यवाद।